अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द दानजे पॉडकास्ट। मैं जब 6 साल के बाद अब मैंने लास्ट वीक वीडियो मैंने बनाई थी, तो आई थॉट कि कुछ लोग ही देखेंगे और फिर आई वुड हैव टू लाइक वर्क माय वे अप ना, क्योंकि मैंने कहा कि थोड़े से लोग हैं तो फिर मतलब कि एक अच्छी पॉडकास्ट आफ्टर नज़र फिर थोड़ा सा ऑडियंस भी उस तरह से भी ग्रो करेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज रिसीव्ड वेरी वेल और थैंक यू आपका फॉर दैट। बेसिकली मैं यही चाह रहा हूँ कि हर सैटरडे जो है ना, अब लाइक ओवर लास्ट पॉडकास्ट हर सैटरडे मैं एक पॉडकास्ट निकालूँ। और फॉर नाउ अभी के लिए तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे मतलब पीपल इन माय सर्कल वो ही हों, लेकिन इन द फ्यूचर मैं यही चाहूँगा कि आउटसाइड माई सर्कल हों, जिन लोगों से मेरा कभी मतलब कि बातचीत नहीं हुई, गेट टू नो देम अ बिट, तो उसमें तो मतलब रीचिंग आउट का तो एस्पेक्ट चलेगा। लेकिन इन द फ्यूचर हाँ, मेरा ये ज़रूर है प्लान कि मैं मतलब कि लोग जिनसे मेरी ऐसा जितनी बात नहीं हुई उनसे मैं पॉडकास्ट करूं। दूसरी एक चीज़ है कि मैं अभी इस पॉडकास्ट को मैं डिफ़ाइन नहीं करना चाह रहा, क्योंकि अगर आपने देखा होगा मैंने सारी डिस्क्रिप्शन सारा कुछ उड़ा दिया अपने पॉडकास्ट से, ये मतलब यूट्यूब चैनल अपने सोशल से। अभी मैं सोच रहा हूँ कि वेयर मतलब दिस पॉडकास्ट इसकी क्या कैटेगरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मतलब कोई भी आके फ्रॉम एनी वेयर एनी फील्ड वो आके पॉडकास्ट करे। तो मैं मतलब कि आई डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ कि सिर्फ टेक की बात होगी या सिर्फ फिलोसफी या विच एवर फील्ड आपके है ना उसकी इसी पॉडकास्ट में होगी। तो मैं अभी आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाह रहा। तो वंस मतलब आई हैव दैट विजन इन माई माइंड, मैं ज़रूर अपना वो फिर रीब्रांडिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ करूँगा। लेकिन अभी के लिए आई एम स्टिल फिगरिंग थिंग्स आउट। तो हाँ, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ enjoy this podcast with my friend Hassan. Okay, see you. Thank you, Hassan, for being part of the podcast. Uh, तो बेसिकली मैंने तुमसे जो पहला सवाल मैंने ये पूछना था कि अपने ना थोड़े से मतलब कि अपब्रिंगिंग और तुम्हारी जो अर्ली लाइफ है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि लाइक वेयर वर यू बॉर्न, और जो तुम्हारी मतलब अर्ली जो एजुकेशन थी वो तुम्हारी कैसी थी और किधर थी तुम्हारी। मेरा जो अर्ली सीन था ना, काफी वियर्ड किस्म का था कि अब पहले तो मैं लाहौर के अंदर नहीं हूँ 2001 में 11 सितंबर 11-12 के इन बिटवीन ही कोई श्योरिटी नहीं है। आईडी कार्ड पे लेकिन 12 लिखा हम्म। हुआ है। सो मेरा ये सीन था कि जब हम शुरू में थे ना नॉर्मल प्राइमरी स्कूल का, हमारा काफी फ्लक्चुएट होता रहता था। यानी मैं बचपन में मैंने आई थिंक 1-2 महीने एजुकेट्स में गुजारे, 1-2 महीने किसी अकेडमी में गुजारे थे। फिर मैं उसमें चला गया था, अमेरिकन लाइसी में चला गया था, जो कि अब एक बैंक में तब्दील हो गया है। उसके बाद फिर आई प्रेप नर्सरी में मैं कभी उधर गया था। एक स्कूल है पंजाब ग्रामर स्कूल, का नाम था कब्रिस्तान के साथ, यही फिर दोस्त मार्केट वहां पे था। उसके बाद छोड़ के उधर निकल गया था मैं वाइस के अंदर, ये जहाँ पे वो है टूबिजल लैब्स है, उसी के करीब करीब एक वो स्कूल है। फिर मैं वहां से अमेरिकन लाइसियम किया, जो मेन मार्केट के साथ है। उसके बाद फिर मेरी स्टेबलाइजेशन हुई थी डीएचए में आके, डीएचए जी ब्लॉक है वहीं पे। 3 से 5 फिर उनके सीनियर स्कूल में ओ लेवल्स, फिर एकेडमी पकड़ ली। बाय द वे जीसी में एडमिशन हुआ था, मैं गया नहीं था उधर एफ एफ सी करने, मैंने किसी उसी यूनिक सी की थी फिर, घर के करीब सा था वो किया, देन फास्ट। और अब यह मजदूरी 2 साल से, दिस इज क्या कर सकते हैं। क्या बात है। अच्छा यार, थोड़ा सा गोइंग बैक अ बिट, जो तुम बात कर रहे थे ना कि तुम स्कूल्स बहुत जगह बदल रहे थे कि यू वेंट टू लाइसियम फिर यू वेंट टू अदर स्कूल्स, तो उसका वैसे व्हाट वाज द रीज़न, मतलब तुम कहीं शिफ्ट हो रहे थे या उसका क्या सीन था। यार शिफ्टिंग विफ्टिंग तो ठीक नहीं था शुरू से, लाइक नहीं रहा, बस ये है पता नहीं, मुझे आज तक कोई रैशनल नजर नहीं आया इसके पीछे कि हम कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये था कि डीएचए पे जब हम आए थे ना, मुझे ये था कि अब हमारे ना से पहले भी काफी हमारे जानने वाले डीएचए से पढ़ के गए हुए थे, एटलीस्ट हमारे कजन से कुछ, उन्होंने चला यार एक अच्छा स्कूल है, उस टाइम पे कांस्टेंट रहते हैं। सबसे पहले में सिर्फ एक ही स्कूल था
हाँ, लाहौर एक्सियम। ये 1-2 क्लास मैंने वहाँ पे गुजारी थी। एक वो स्कूल था, ये DHA का पूरा वही चला एंड टू एंड, प्राइमरी स्कूल से लेके वो लोग तक वहीं पे बैठा हुए हो, वही सारा कुछ। कोई वजह ऐसा नहीं थी, पता नहीं क्या था उनका रैशन, क्या चल रही थी मुझे यार, जिस तरह करते हैं उस तरह करते हैं। थोड़ा सा रेफ्यूजी बना दिया था मुझे। नहीं लाइक तुम्हारे अम्मी अबू क्या कहते हैं, उन्होंने कुछ लाइक चीज़ गलत देखी या कोई चीज़ मतलब जो उनको लगा कि अच्छा यार हसन को इस स्कूल से निकाल के किसी और स्कूल में जाना चाहिए, लाइक वो कुछ मतलब कि कभी तुमने पूछा हो अपने अम्मी अबू से कि यार ये इतना चेंजिंग ऑफ स्कूल मेरा वैसे क्यों हुआ था? उतने आई थिंक नहीं होता ना, ये तो मुझे तो पता है कि जो PGS था ना, जो वाइस है, PGS तो 1 साल बाद बंद हो गया था, और वाइस भी मैंने यूनिवर्सिटी की PGS बंद हो गया, और मैंने प्रेप की वाइस बंद हो गया, और जो पहले वाला अमेरिकन लाइसेंस था वो भी आई थिंक बंद हो गया था। मैंने आई थिंक आप प्ले ग्रुप के लिए जॉब की थी, वो वहां से बंद हो गया। तो एक तो ये सीन था कि स्कूल बंद होते जा रहे थे, और दूसरा फिर ये था कि पता नहीं, अब कभी बच्चे को जब स्कूल में डालते हो, तो आई थिंक उस जमाने में इतने लोग R&D नहीं करते, सब करते हैं। सर, अब मेरे मामू का जो बेटा है, ठीक है, बेटा बेटी है, तो उनके लिए उन्होंने पहले से ही पता था कि आपको इस स्कूल में डालना है, हमने इसको उसमें डालना है। उस जमाने में आई थिंक जब हम छोटे थे, उसमें कितने ही ब्रांड्स थे। एक आई थिंक लाइफ स्टफ था, एक ब्लूमफील्ड हॉल था, ठीक है, एक लाइसियम था जिसमें मैं गया था। आई थिंक LGS हम्म। KGS भी थे, बट उनका ये सीन होता था कि यार या तो उससे एग्जिस्ट नहीं करते थे, अगर करते थे तो बहुत एक्सपेंसिव थे। तो बाकी फिर वही है, प्राइवेट स्कूल का जो हाल होता है अब तो पूरी 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 सर मैकडोनल्ड्स हाँ खुली हाँ होती है, स्कूल कल आई होते हैं। हाँ आई रिमेम्बर ब्लूमफील्ड, क्योंकि मैं जब बिफोर कमिंग टू लाहौर तो मैं ब्लूमफील्ड पे मुझे याद है कि मैंने आई थिंक सो केजी गुजारी थी। लेकिन हाँ उसके बाद मैं फिर बिकन हाउस आ गया था। तो हाँ मुझे वैसे इतना लाइसियम का पता नहीं है। वॉज इट अ गुड स्कूल जहाँ तुम अमेरिकन लाइसियम जो तुम पढ़े थे, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं इसका। यार हिसाब लगा लो, एक स्कूल है, उसके लेफ्ट साइड पे सिटी बैंक है, राइट साइड में एक स्कूल लाइसियम है, उसके और उसकी बिल्कुल साइड पे ना वो था ब्लूमफील्ड हॉल था। मैं ये मुझे याद नहीं इसका क्या सीन था, बट मुझे इतना पता है कि ठीक था, मुनासिब का स्कूल था। मैं ये नहीं हुआ कि सर DHA था, सर प्रॉपर सा बना हुआ था कि आपका हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टीचर है, ये है वो। वहाँ पे ये होता था कि एक ही टीचर है, वो सबको पढ़ा रहा है, पढ़ा रही है, पढ़ाता तो नहीं था कोई वहाँ पे, पढ़ा रही है वट एवर, इस तरह का सीन था वही। मैं क्या ही बोलूँ, क्या उसके सब्जेक्ट के बारे में कह सकता हूँ मैं। बस वही टिपिकल मिडिल टीयर पाकिस्तानी प्राइवेट स्कूल टाइप सीन था। कोई ऐसा क्वालिटी में ये नहीं मूवी बहुत अच्छा था, बस ठीक था, गुजारे लायक था कि अगर आपने किसी बच्चे को डालना है तो ठीक है, इट्स ओके, खरीद भी है घर के सब कुछ। और मैं अपने मेरे पास अपना काका था, मैं कभी ना डालता हूँ। तो ये सही सही अब सही। क्योंकि अब तो वैसे भी कंपेयर अगर किया जाए बाकी जो अब जो कंटेम्प्रेरी स्कूल्स हैं, अब तो पता नहीं क्या बेतहाशा एक्टिविटीज होती हैं मॉडर्न स्कूल्स में, कि ये कराटे सीखो, ये करो, फलाना ढमकाना। उस जमाने में तो क्या, उस जमाने में हमारे एरा में क्या होता था, प्लेग्राउंड नजर में बस यही होता था ना कि क्वायर में सिंग कर लो, ये बूगी डांस कर लो, पता नहीं क्या 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 अजीब चीज होती थी। या कभी कभार कोई बाहर से आ गया, एनर्जाइजर्स हमारे कभी कभार आ रहे थे, कभी 7 अप वाले आ गए वेंट करवाने के लिए। लेकिन वो भी वही होता था कि जो बड़े बच्चे होते थे, यानी हमारे लाइसेंस के अंदर अपने प्ले ग्रुप के बच्चे भी डाले हुए हैं एंड 10 क्लास तक के लोग हैं। पता नहीं क्या, अच्छा। बड़ी वियर्ड सी इन्वायरमेंट थी, बता रहा हूँ ना, बिल्कुल वही। बिल्डिंग मिल गई है, टीचर्स मिल गए हैं, चलो शुरू करते हैं अपना ही पूरा बिजनेस। इसी वजह से तो तुम्हें अमेरिकन लाइसेंस हमारी नजर ही नहीं आता। ये मॉडल कितने आई स्टेबल है। थिंक सो। फिर क्या आगे तो लाइसियम क्या मतलब इट फिनिश्ड या इट स्टिल गोइंग अभी? यार वो वाला कैंपस खत्म हो गया, वो तो अबैंडन्ड बिल्डिंग पड़ी हुई है, उसके लेफ्ट साइड पे सिल्क बैंक है, राइट साइड पे जो ब्लूमफील्ड हॉल था हाँ। वो घर बन गया किसी का। ये वैसी ही पड़ी हुई है बिल्डिंग। मुझे नहीं पता इसका क्या सीन है, बट भाई मैं आई थिंक इतना इतना मेरी उस मेरी कॉन्शियस भी इतना नहीं थी कि मैं नोट भी कर पाऊंगी यार हो क्या रहा है वहाँ पे। अब तो खत्म ही है। तो ये था भी वही ना, फ्रेंचाइज स्कूल टाइप था। अब तो बिल्कुल खत्म है अमेरिकन लाइसेंस में, लाइफ स्टफ खत्म हो गया ऑलमोस्ट, लाइसेंस में क्या बचा। हम्म। हाँ ये सीन है ये है। अच्छा बाकी यार मुझे ये बताओ कि अच्छा यू वेंट थ्रू दिस, वो चलो खैर जैसे भी प्राइवेट स्कूल्स थे, लेकिन देन टू मतलब तूने ओ ए लेवल सी किया हुआ राइट? यार मैंने ओ लेवल्स किया था, फिर मैंने A लेवल्स करना था LGS JT से, तो मेरा बड़ा बड़ा पैशन था हाँ। मेरा।
बट ये फिर हमने सोचा यार क्या जेटी तक चले गए तो मेडिकल नहीं होगा, मेडिकल अगर नहीं करना तो आपकी वैसी पाकिस्तानी, हमें ना उसका आइडिया नहीं होता था कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में ना क्या वो होता है सिस्टम एडमिशन का। तो हमने कहा, अगर ए लेवल्स कर लेंगे तो बढ़ जाएंगे, ठीक है। किसी यूईटी ने रखना ही नहीं, करनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, होगा भी मेरिट पे, इससे बेहतर है कि एफएससी कर लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है एफएससी करते हैं। एफएससी के लिए फिर जीसी में एडमिशन हो गया। फिर मैंने कहा मेरे जीसी जाना बड़ा दूर है, यहाँ पे टीचर्स भी मैंने सुना है कि नहीं आते हैं पढ़ाने के लिए, वही जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का हाल होता है। बेशक इसकी प्रेस्टीज भी हो, मैं नहीं आऊंगा वट एवर। वो फलाना ढिमकाना हुआ, ए लेवल्स भी नहीं हुआ, एफएससी भी एक अच्छी जगह से नहीं हुई, जीनीक से कर ली जो अकेडमी की थी, इवन तो एकेडमिकली अच्छे थे। बट ये है कि यार हम्म। जब आप एक अकेडमी में पढ़ते हो ना 4 से 8 शाम के वक्त, आपकी सोशल लाइफ मरी जाती है और आप बस यही होते हो। और आपके दोस्त साथ अब तक होते नहीं, खास जो आपके दोस्त सोसाइटी वाले होते हैं वो भी आप उनसे भी नहीं मिल पाते प्रॉपरली। अगर आपकी बाकी जो होती हैं, जो बाकी कॉलेज लाइफ होती है एक बंदे की, ठीक है। हम्म। अब वो ये बात अलग है कि हम कोविड के अंदर गुजर के गए, बट ओवरऑल जो कॉलेज की पूरी वाइब होती है वो मैंने एक्सपीरियंस नहीं की। वो कैसे एक मिसिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ वाला सीन हो गया। मैं ये सोचता हूँ कि यार अगर एल जी जेटी नहीं जाना था ना, इससे बेहतर था कि यार तुम जीसी चले जाते। नहीं गए, क्या कर सकते। अच्छा, तो बेसिकली तुमने अपना एफएससी वाज कम्प्लीटली प्राइवेट, नॉट, ये क्या कहते हैं, तुम किसी कॉलेज पे नहीं गए नहीं कॉलेज अपने एफएससी? यार बस ओके ओके। एकेडमी थी, बट उसका यह था कि अकेडमी थी 4 से 8 बजे स्कूल वाला हिसाब होता है, कोई ब्रेक श्रेक नहीं, बस 4 से 8 आपने वो करना है, क्या उसको कहते हैं, बस आपने पढ़ाई करनी है, क्लासेस हो रही है, बस वो सीन था। बट ये था कि क्योंकि मेरे पास जीसी में भी स्कॉलरशिप थी 100%, बस एल भी स्कॉलरशिप 100%, यहाँ पे भी मेरे पास माशाल्लाह। 100% स्कॉलरशिप थी, तो इसलिए मुझे प्राइवेट में इतना मसला नहीं होता। वरना अगर कर भी देते तो उन्हें ज्यादा से अकेडमी से चार्ज भी नहीं करती यूनी, एफएससी की एटलीस्ट, अनलाइक ए लेवल्स जो आप वहां से पैसे निकालते हैं लेवल्स वाले। ये अगर आपको एक स्टेटस नहीं आए, पता नहीं कितनी उस जमाने में थी। जब मैं 6 क्लास में था ना तब मुझे कहते थे कि एलजीएस डिफेंस की पर मंथ फीस 25 है। पता नहीं जब हम थे 2019-2018 में, उसमें जेटी की पर मंथ क्या थी, 3-4 कोर्स ऑन होते हैं ना आई थिंक ऑन एवरेज लेवल्स वालों को, क्या वो पैसे चार्ज करते थे पर मंथ फीस के तौर पे, जिन लोगों की स्कॉलरशिप मिलती, बंदा ही जाने। यार लाइक अगर यू मैं, क्योंकि एलजीएस का आई डोंट नो, लेकिन जाहिर सी बात है वो महंगा ही चार्ज करते होंगे। मैं अपना अगर उसका बताऊं, क्योंकि मैंने ए लेवल्स मैंने बीडीसी से किया था, तो वो तो अगर यू इफ़ यू डिड नॉट हैव अ स्कॉलरशिप, या अगर आपने एएस लेवल के बाद आपने आपके अच्छे ग्रेड्स नहीं थे, तो फिर यू हैव टू पे अ वेरी लेफ्टी सम, 2 महीनों की जो फीस होती थी जो वो कलेक्ट करते थे। तो ऐसे ही है, मतलब कि इट वाज के भाई आप ग्रेड स्कोर करो, आपको फीस कम देनी पड़ेगी, ना करो तो पैसा दो भाई, ये सीन होता था। बात है कि पैसे दे रहे एक चीज होती है, लेकिन भी जितना वो पैसा लेवल वाले सब मांगते थे, मतलब पागल हो गया है इतना। इंसेन अमाउंट, इंसेन उनकी होती फीस होती है लेवल वालों की। पता नहीं लोग जिनके नहीं हाँ आते, जिनके नहीं ए ग्रेड आते, वो कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, बट पता नहीं। यार तुम देख लो ना, अब जैसे तुमने एकेडमी की बात की, अब इफ़ आई रिमेंबर तो ये ओए लेवल्स में मैं, क्योंकि एकेडमी में जाता था अपने, मतलब लास्ट जब भी ये कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स होते थे तो आई वेंट टू एकेडमी के भाई, थोड़ी बेहतर मेरी तैयारी हो जाती थी। तो मुझे नज़र आता था कि भाई अच्छा जी, सिविक में आ रहे होते हैं, मर्सिडीज़ में आ रहे होते हैं, फॉर्चूनर में आ रहे होते हैं, बीएमडब्ल्यूज में आ रहे होते हैं टीचर्स, मतलब कि यार मतलब पैसा छापते हैं, अच्छा भला छापते हैं ये टीचर्स जो हैं पैसा। यार, यही बात है। ऊपर से ये कि मुझे याद है कि जब मैं उसमें था ना ओ लेवल में था, तो उस वक्त ना और टू में बड़ी हाइप थी, अभी भी है, पर पता नहीं उस जमाने में काफी ज्यादा थी कि इस्लामियत मुजम्मिल से पढ़नी है, और आपने पाक स्टडीज पढ़नी है तो आपने उससे पढ़नी है, उस्मान हमीद से, या आपने उससे पढ़नी है, तो कौन था वो, या तो दावर से पढ़नी है आपने, ठीक है, या आपने उससे हम्म। पढ़नी है। दावर था, एक ये उस्मान हमीद था, और शायद एक और बंदा था। और उसके बाद आई थिंक हमने उसको मैंने मुजम्मिल को 15 के दिए थे उसके सिर्फ पास पेपर सेशन के लिए। उसका जो एक्चुअल क्रैश कोर्स है ना इस्लामियत का, पता नहीं वो पर मंथ 30,000 रुपये का था, कितने का था, बट यार ओए होए होए उस होए होए। 2018 में आप 15 के दे रहे हो एक महीने के लिए। और फिर मेरे उस्मान भी ना, क्योंकि उस्मान भी मेरे इस्लामिक टीचर के वो थे, बहनोई थे, तो उन्होंने मुझे 50% डिस्काउंट दे दिया था।
और अभी इमेजिन करो आप एक महीने पास पैसे क्या 30,000 रुपये दे रहे हो। मेरे स्कूल की फीस उस वक्त 3 महीनों की आई थिंक 27 से 24 थी। 3 महीनों की फीस और ये बस इतना पैसा चार्ज करते थे। तो मुझे गम इस चीज़ का कि मेरे फिर भी उस इस्लाम में A ग्रेड आया था, A स्टार नहीं आया था। इतना जलील होने के बाद भी मैंने उसका वो भी लिया था। मैं मैंने उसका वो भी लिया था। मैंने उसकी मैंने मुजम्मिल की डिग्री उसके वो भी लिया, पासपोर्ट सेशन भी लिया मैंने उसका। मैंने उसका बैठ के वो जो आई थिंक 3-4 हज़ार रुपये में वो भी किया था उसने। उसने एक दिन की वर्कशॉप की थी एस पार्ट गर्मी के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में। मैं उधर भी चला गया था तो कोई फायदा ना हुआ। एंड बड़ा ही था मैं ये सोचता इतना ये- इतना वेस्ट ऑफ टाइम था ना। बस उसके नोट्स मेरे हाथों में आ जाते ना एक दफा, मेरा काम सही हो जाना था। उसके बाद मैंने नेक्स्ट ईयर ना जिस वक्त लोग असल में पासपोर्ट से लेते भी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने कोई नहीं लिया। मैंने कहा भाई मैं खुद ही कर लूंगा पासपोर्ट से कर मैंने कहा मैं इतना पैसा नहीं कराने लोगों को। बड़ा बड़ा पैसा जाया किया है इनकी। हाँ यार, मेरा ना सर मुज़म्मिल से मैंने उनसे कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन इस्लामियात का हाँ जैसे तू कह रहा है ना कि बड़ा है उनका, मतलब कि मशहूर थे कि यार वो इस्लामियात में वो बड़ा पढ़ाते हैं और इनके पास पेपर्स का सेशन आप लो और सो ऑन सो फोर्थ ना। तो मैंने इनका ना गेस्ट पेपर मुझे कहीं हाथ में आया, इनका जो गेस्ट पेपर मिला था, मैंने देखा अच्छा यार ये गेस्ट पेपर है, मशहूर भी हैं, मतलब इनके मोस्टली इनके करेक्ट होते हैं जो भी प्रिडिक्शन करते हैं। मजाल है कि 2017 में मैंने जब इस्लामियत का पेपर दिया है, तो मजाल है कि कोई चीज़ उसमें आई हो। हर चीज़ जो थी वो नई थी इस्लामियत के पेपर में, और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ए स्टार आ गया। लेकिन वही भाई सर मुजम्मिल की प्रिडिक्शन कोई नहीं चली उस साल के लिए। मुझे जैन हो। मुझे 2017 अच्छा याद है, मुझे अभी भी याद है। पता नहीं क्या उन्होंने एस्पेक्ट्स ऑफ तौहीद था या एस्पेक्ट्स ऑफ पता नहीं शहादा था, वो सवाल इसका पूछा है। कोई कुछ पूछ रहा है हाँ, सवाल। 2017 मतलब बहुत गंदा पेपर था भाई पूरा। नहीं नहीं, मुझे 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 याद पड़ता है इस्लामियत का जो पेपर था ना उसमें ईद आया था, ईद का एक सवाल आया था, ईद को उन्होंने आईडी लिखा हुआ था, ठीक है। और कंपेनियंस का एक सवाल आया था, क्वेश्चन नंबर 5। देखो यार अभी भी याद है। यार मुझे इतना पता है कि ना काफी उसका पेपर था ना 2017 का, क्योंकि मेरे सीनियर्स ने मुझे पेपर दिया था। मुझे याद है उसको देख कर मैं परेशान हूँ भाई, ये किस किस्म के सवाल आ रहे हैं। मैं तो बिल्कुल भी इसका जवाब नहीं हम्म। दे पाऊँ। लेकिन हमारी बारी ना उन्होंने दोबारा से उन्होंने सिर्फ एक ही का सवाल पूछा था। पता नहीं वो क्या था, मुझे याद भी नहीं है। बट हमारी बारी उनका ना जो गेस्ट पेपर था उसमें से 2 सवाल शायद आ ही गए थे पेपर 2 के अंदर। आई थिंक 2 पेपर्स होते थे ना इस्लामियत के। एक एक कुरान हाँ मुझे हाँ, याद था। पेपर 1 और पेपर 2, यस। पता नहीं पेपर 1 पेपर 2 में होता भी क्या था। बट मुझे ये याद है कि एक एक दो सवाल ना उनके आए थे पेपर 2 के अंदर। एक माइग्रेशन टू एबिसिनिया वाला कुछ था और एक और कोई और था। ये 2 सवाल मुझे याद है कि उन्होंने वर्कशॉप में करवाए थे ना हमारे। मैं वही पे सोच रहा था यार, मैं हम्म। आराम से वर्कशॉप बस पैसे देता वो लेके आया था। मेरा जितना पूरा जो मेरे पेपर में फायदा हुआ था ना, वो सिर्फ उस वर्कशॉप एक का हुआ था। बाकी जितना ही पास पेशन हुआ मैं जीरो बेनिफिट था उसका। बस टाइम ज़ाया किया और पैसे ज़ाया किए मेरे। सही सही सही। चल ये हम थोड़े से टेंजेंट पे चले गए हैं, लेकिन खैर कोई नहीं। यार थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ। तेरे जो ओ लेवल्स, तुमने ओ लेवल्स वैसे बाय द वे कहाँ से किया था, लाइसियम से ही? लाइसियम लाइसियम में सिर्फ प्ले ग्रुप करा था। उसके बाद फिर मैं डिफरेंट स्कूल चेंज हो गए थे। फिर मैं 3 क्लास में आता जी ब्लॉक में। एंड देन जी ब्लॉक में आने के हाँ। DHA जी ब्लॉक में। देन फिर मैं आया था DHA SCA स्कूल फॉर बॉयज में, इसी स्कूल सिस्टम के अंदर जो उनकी सीनियर वाली ब्रांच की लड़कों के लिए। वहाँ ओ लेवल्स किया हम्म। एंड देन लाइक यूनिक से वो की थी FSC। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो मुझे ये बताओ, हाउ क्या कहते हैं तुम्हारा ओ लेवल्स, अगर तुम याद करो तो हाउ डू यू थिंक तुम्हारा ओ लेवल्स कैसा गया था वैसे, एक्सपीरियंस जो तुम्हारा वहाँ स्कूल था और जो फैकल्टी और टीचर्स थे? यार, स्कूल में एक बड़ा प्राइमरी इशू होता है ये लोग ना टाइम। यहाँ पे एक इशू ये DHA के स्कूल सिस्टम में है कि ये लोग ना इनके ना हर 3 साल बाद डायरेक्टर चेंज होते हैं। और वही मसला होता है कि हर डायरेक्टर ने ना ये प्रूव करना है मैंने भी काम किया है। तो पूरी पूरी जो होती थी ना स्ट्रैटेजी पूरी अपनी ओवरऑल करते थे। कभी कोई बंदा कोई प्लान लेके आ रहा है, कभी कोई प्लान लेके आ रहा है। मेरे एरा में ये था कि जब मैं आया था ना ओ लेवल्स में, उस वक्त जितने भी इनके, मैं आई थिंक आखिरी बैच था जो इनके बिल्कुल OG किस्म के थे ना टीचर्स DHA के। मैंने उनसे पढ़ा था जिनको काम आता भी था। मैं मेरी लास्ट बैच था, ठीक है। तो मेरा तो O1 O2 O3 अच्छे टीचर्स थे। और मैं खाली उनसे पढ़ी सवाए इसके इस्लामियात के। इस्लामियात और पाक स्टडीज के अलावा ना एरिया के वहाँ पर काफ़ी अच्छे टीचर्स थे। बस हम्म। फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे काफ़ी अच्छे टीचर्स थे। बट
यही था कि बस आई थिंक अच्छा था। एटलीस्ट अगर मैं O3 की बात करूँ ना, वो काफी अच्छा गया था। O3 बहुत अच्छा था और O1 बहुत अच्छा था। O2 में बिल्कुल शिट था। O2 में पता नहीं, एक तो ये पहली बार पेपर देने पड़ रहे थे, एंड देन मैं O2 में आई थिंक 2 दफा उधर भी गया था, सऊदी भी जाना पड़ा था, मेरे बस की डिस्ट्रप्शन बन गई थी पूरी की पूरी। तो ये सीन सा बना, तो सही इस वजह से थोड़ा मामला खराब हो। ओवरऑल ठीक है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस था। सही। और नहीं तुझे एज जो वहाँ एनवायरनमेंट मिला और जो तुम्हारे वहाँ दोस्त थे, वो उस एतबार से तेरा क्या एक्सपीरियंस है? यार प्रॉब्लम है, मेरे सब व्हाट्सएप भी ज्यादा फोन भी था मेरे पास O लेवल्स के अंदर। हाँ। तो मेरे जितने भी थे, अच्छा। तो पता नहीं हुआ ये कि अब ना मैं उससे बिल्कुल भी डिस्कनेक्टेड था O3 के बाद। फिर सॉफ्टटेक हुआ था फास्ट के अंदर, वहां पे एक मेरा दोस्त आया, उसने फिर मिलाया मुझे ये सब कुछ कि यार ये सब कुछ है, वो बड़ा खुश हो गया, फिर उसने हमें ग्रुप में ऐड किया। वहाँ पे सारे बैठे होते हैं, लेकिन मैं बस इतना पार्टिसिपेट नहीं करता। ये है कि जो जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ ना, जो मेरा ह्यूमर है, सब कुछ है, वो उनसे बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो बाकी ग्रुपों की पता नहीं अजीब ही बातें नहीं होती, मैं कहता हूँ ठीक है यार, तुम इस्तेमाल करते रहो। ग्रुप का मैं पार्ट हूँ, हम्म। कनेक्टेड हूँ मैं, कुछ 2-3 लोग हैं उनके साथ मैं ज्यादातर बात करता हूँ, अगर होती भी है। पर हाँ, इतना भी खास नहीं है हमारा रिश्ता। सही 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 सही। नहीं ठीक है यार, अगर तुम्हारी इतनी लाइक वो नहीं है, आप उनके साथ वाइब नहीं बनती, तो हाँ इट्स बेटर कि आप यू जस्ट मूव ऑन। खैर कोई नहीं। यार मुझे ये बता कि एफएससी के बाद तुम्हारा जो है यूनिवर्सिटी जो है फास्ट में आना, वो तेरा कैसा बना? यार ये था कि हमें ना इस वक्त हमारा प्लान था मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना, बट हुई, बट उस वक्त ये हुआ कि मैंने ना जरा रिसर्च उस वक्त ना, अब ना रिसर्च अपनी क्लियर की, लोग होते हैं ना जो जरा अक्लमंद होते हैं, वो पहले से सोचना शुरू कर देते हैं अपने फर्स्ट सेकंड ईयर पे हमने करना क्या है, ये करना है वो करना है। फिर मेडिकल कर तो वो तो वैसे ऑब्वियस होता है हमने क्या करना है, अगर प्री इंजीनियरिंग वाले बंदे हो ना, फिर आपको सोचना चाहिए कि केयरफुली कि मैं ये काम वो करना चाहता हूँ। तो मेरा ये था कि मेरे पास प्लान तो ये था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, बट फिर मैं यार ये सोचना शुरू हो गया कि यार अजीब सा यार ये सिस्टम है बड़ा, जॉब लोगों में मिलती नहीं, मैं तो फिर मैं बैठ कर ऑनलाइन सर्च करना शुरू कर दिया था। मैं CS जो है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है, काफी सुना भी है इसके बारे में। ये मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे जोहर टाउन के हर कोने में सॉफ्टवेयर हाउस खुला होगा, ये वाले मामला में कोई आइडिया नहीं था मुझे, बस ये पता था कि CSA की फील्ड एग्जिस्ट करती है। तो मैंने कहा ये बाकी फील्ड्स के मुकाबले में ना, ठीक है, इंजीनियरिंग के मामले CS मुझे थोड़ी बहुत बेहतर लग रही है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या ये है। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं जिधर भी होता है। तो मैं आई थिंक एडमिशन टेस्ट, आई थिंक मैं दो, जिस दिन फास्ट का एडमिशन टेस्ट था उस दिन मैंने आना भी नहीं था। मैंने कहा मैंने नहीं आना, मिस करो फास्ट को, मैंने सुना स्कूल है ये बोलेगा बंदा। तो मैंने कहा चलो यार, कुछ टिकट गड़बड़ा है, नहीं नहीं छोड़ छोड़ो, जाओ जाओ जाओ, देने देने। मैं आ गया, थोड़ा बहुत जलील हुआ यहाँ पे आगे, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि जाना किधर है। हो गया एडमिशन वहाँ से। फिर एक हफ्ते के बाद मेरा UT का हो गया, और दूसरे हफ्ते के अंदर आई थिंक कितने दिनों में मुझे फास्ट की खबर आ गई कि भाई आपको हो गया है, सेलेक्ट हो गया आप। मैंने कहा चलो ठीक है, बेस्ट हो गया। आई थिंक उस वक्त हमारा वो भी पेपर्स भी नहीं हुए थे अभी तक हमारे FSC के, तो सारा गेम, तो चलो ठीक है हो गया फास्ट में, चलो चले जाते हैं। लो एंड बी होल्ड मेरे कुछ पुराने दोस्त भी वहाँ पे थे, अपने उसके DHSS भी थे एक दो, ये भी अच्छी बात है, उनसे भी कनेक्ट हो रहा हूँ मैं। इंटरेस्टिंग बात ये, उन लोगों ने मुझे कभी भी ना बाकियों के साथ जो ग्रुप है ओवरऑल हमारे DHA वाला, उससे कनेक्ट नहीं किया। किसी रैंडम बंदे ने आके ना मुझे सॉफ्ट टैग आगे डाला था, तो मैं साहब लगा दूँ, ये हमारी दोस्ती कह रही है। हम्म। तो अगर रिगार्डलेस फास्ट आ गया, then जो है वो आपके सामने ही है। हाँ सही है सही है। नहीं लेकिन देखो ना, एक तो चीज़ होती है कि यार अच्छा तुमने सोचना है कि यू वांट टू डू मैकेनिकल, या तुमने CS में जाना है या मेडिकल करना है। तुम वैसे जो तुम ओ लेवल्स और फिर FSC में तुम्हारा क्या माइंड था कि तुमने आगे एज अ प्रोफेशन क्या लेके जाना है, या वर यू नॉट श्योर कि तुमने क्या करना है, तुम यू वर स्टिल एक्सप्लोरिंग? एक बार सवाल बताएं, वांट टू गिव द क्वेश्चन अगेन, मुझे एग्जैक्ट समझ नहीं है। हाँ हाँ, मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ। ये कह रहा हूँ कि अब ओ लेवल्स में और FSC में, एक तो तुम कह रहे थे ना कि हम्म। हाँ CS में जाना है, मैंने मैकेनिकल का कभी सोच रहे थे या मेडिकल का। कभी तुम्हारे ओ लेवल या FSC में तुम खुद सोच रहे थे कि यार मैं आगे मैंने क्या करना है,
या यू वर स्टिल एक्सप्लोरिंग कि यार अच्छा मैंने अभी क्या करना है, क्या मेरी जॉब होगी आगे इन द फ्यूचर? मैंने सिर्फ इस बारे में ना कि क्या मैंने कर मैं सब इन द एंड जब एफएससी खत्म बहुत तब जाके मैं स्टूडेंट फील किया था अच्छा यार ये करते हैं वो करते हैं। बाकी मैंने उसके बाद सोचा ही मैं कहा चलो यार अब आगे हैं फास्ट में चलो बस अब सीएस में ही रहना है। यही कोई डिग्री पकड़ लेंगे यहाँ पे जो भी। मेरे कभी इतनी ग्रैंड थॉट्स रही नहीं ये करूंगा वो करूंगा। इन अदर वर्ड्स मेरी लॉन्ग टर्म थिंकिंग बहुत शिट है। इसलिए मेरे से कभी भी कोई स्ट्रेटेजिक चीजें ना पूछी जाए। सही है। तो नहीं, क्योंकि मैं ना इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ऑल्सो फॉर मी, मैं सी एस जो है वो तो मैं भी एज यू मैं नया आया था, लेकिन कुछ जो होते हैं ना दे आर स्टडिंग फॉर पता नहीं कितने साल से कंप्यूटर साइंस और प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं और फिर वो आ रहे होते हैं। तो तुम्हारा तो लाइक बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच था ना व्हेन यू फर्स्ट अराइव्ड इन यूनिवर्सिटी, ऐसा ही है? सवाल एक सीएस के अपने पास एक कोर्स किया था वर्बल्स में। उसके अलावा नहीं मेरा एक्सपीरियंस सीएस। सही 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 सही। ठीक है। अच्छा तो अब तुम्हारा वो हो गया, फास्ट में एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गया, यू आर इन यूनिवर्सिटी। अब जो तुम्हारा फर्स्ट जो सेमेस्टर था, अब मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहा हूँ। बेसिकली जो लास्ट पॉडकास्ट में भी थी विद सदीम, मैं हसन को भी फर्स्ट सेमेस्टर में मिला था इन द सेम सेक्शन, और उस से हम फिर यहाँ तक अभी तक दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाँ, ये थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूँ तो जो तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर जो तुम्हारा फास्ट का था वो तुम्हें कैसा लगा विथ द फैकल्टी दैट वी हैड, जो लोग थे जिनसे तुम इंटरेक्ट करते थे वैसे, और वैसे तुम्हें कैसा इन्वायरमेंट लगा फास्ट का? यार फास्ट में आया था तो अरे इतना कोई वो नहीं था कि लोग तो ये थे कि मुझे ना किसी का पता नहीं था एक्चुअली। पहले तो मेरा ये सीन होता है कि मेरा सबसे पहले मैं किसी बिल्लियाँ नहीं होती वो किसी भी नई एरिया में आती तो एक्सप्लोर करती हैं क्या सीन है जगह का। हम्म। मेरा जरा ये सीन होता है कि मैं जरा सोशल लैंडस्केप मेरा बड़ा वियर्ड सा एक प्रॉब्लम है। मैं जरा एक्सप्लेन करूँ। मैं हूँ एटलीस्ट समझता हूँ कि मैं एक्सट्रोवर्टेड हूँ एटलीस्ट मैं समझता अपने आप को ये हूँ। प्रॉब्लम इज कि मैं थोड़ा सा सोशल एंजाइटी भी है। तो अब ये बड़ा वियर्ड किस्म कॉम्बिनेशन है बंदा सोशली जरा वो भी है कि जाने से पहले मेरा ये सीन होता है कि मैं एक्सप्लोर करने के सोशली क्या यहाँ पे चल रहा है कि लोग कौन है क्या है। प्रॉब्लम इज मैं लोगों से इंटरेक्ट करने का इतना दिल इतना डर थोड़ा सा लगता है। पता नहीं क्यों वट एवर रीजन बट मैं बता रहा हूँ सोशली एंग्शियस हूँ। तो पहले तो मेरा ये था ना कि जरा मैं स्काउट शाउट करता हूँ कि यार यहाँ पे अपने काम के लोग हैं क्या है ये है। तो मुझे इससे इतना पता था मुझे जब आने से पहले ना जब हमारा वो ग्रुप चैट बनी थी उस वक्त तो ऑब्वियस हम सारे एक दूसरे से लगे हुए थे ना शुगर वुगर लगा रहे थे। तो उस वक्त ये था था मुझे सदीम सदीम का मुझे अच्छी तरह पता था। सदीम ने क्योंकि एक हमारा एक म्यूचुअल था उसको उस टाइम बस था स्कूल में काम किया हुआ था and उसको वैसे ही जानता था ओवरऑल क्योंकि मैं एमबीएस में जाया करता था तो उसका आइडिया था कि है कौन। तो उधर से मेरी सदीम के साथ ना एक अनऑफिशियल सा मैं उसको जानता था कि यार सदीम है उसका मुझे पता था। उसके अलावा मैं किसी को और मेरे एक और दोस्त दो दोस्त थे जो कि एसएसबी से यहाँ पे आ रहे थे मेरे पुराने स्कूल से तो मुझे उनका पता दैट वाज इट। बाकी मैं आया पहले दिन आई थिंक काफी को तो नहीं पता होगा बट ऑब्वियसली नहीं आपको तो पता ही है मैं मिला था से एंड से। तो हम लगे हुए हैं तो बातें शातें कर रहे हैं ये सीन था। तो फिर जब हमारी क्लास पहले हमारी क्लासेस जब शुरू हुई थी ना ऑनलाइन के बाद उस वक्त आई थिंक पता नहीं किसी ने वो क्या रखा था आइस ब्रेकिंग सेशन रखा था क्या किया था। मेरी तो कोई आइस ब्रेक नहीं हुई थी बट ये था कि मुझे लोगों को पता लगना शुरू हो गया था इनके नाम क्या है। तो ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन मेरा ना जो एक्चुअली अभी हमारा जो कोर फ्रेंड ग्रुप है तो उस वक्त आई थिंक उस वक्त मुझे उस ग्रुप में मैं नहीं था मेरा ये था कि मेरा काफी वो था क्या उसको कहते हैं काफी फ्लूइड सा सीन था कि मैं हैंग आउट करता था उसके साथ वो था वो आई थिंक एनिमी। लेकिन यार मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं कौन सा ग्रुप था बट इससे 4-5 वाला ग्रुप था फिर उसके बाद आई थिंक जब सेमेस्टर पूरा प्रोग्रेस कर गया था ना हमारा आईटीसी में भी हमारा प्रोजेक्ट आया था उसके बाद मुझे मिले थे। फिर हमारा प्रॉपर किस्म का ना जो फ्रेंड ग्रुप होता है
और अब बिल्कुल एंड में जाके बना था उसमें, फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में, देन सेकंड सेमेस्टर ये भी ऊपर से अब 8 साल प्रोसेस करता है। तो ये है कि मेरा बस ये था कि थोड़ा सा मैं सोशली रिटार्डेड था, तो मैं लोगों से इतना इंटरेक्टिंग करना चाहता था, मैं करता नहीं था। ये एक सीन था। बस वही कि नॉर्मल, बट ये नॉर्मल था, ये नहीं था कि यार आई एम गेटिंग बुलीड, मेरे 13 रीजन पूरे हो गए हैं, ये वो। इट्स लाइक नॉर्मल एवरेज डूड इन यूनिवर्सिटी वाला सीन है, एवरेज ब्राउन डूड इन यूनिवर्सिटी। हम्म। सही है, सही है, सही। जो तूने एंड में कहा ना क्या है। खैर कोई नहीं यार, वो इट्स आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप के एंजाइटी हो, और फिर आई थिंक कि जैसे आप एक इन्वायरमेंट में आप कंफर्टेबल होते हो तो फिर आप फिर आराम से इजी सीन आपका होता है। पहले आई थिंक सो थोड़ा सा आपको ना अपने आप को सेट करना होता है आई गेस। खैर यार, अब तुमने लाइक अब यू हैव ग्रेजुएटेड माशाल्लाह फास्ट से, ठीक है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह यू आर डूइंग जॉब। तो जो तुमने 4 साल लगाए हैं इन फास्ट, ठीक है, हाउ डू यू थिंक द फैकल्टी हैज़ बिन 4 सालों में, जो एडमिन है वो किस तरह की है, और मतलब जो तुम्हें ओवरऑल जो इन्वायरमेंट लगी है फास्ट की, जो वो टू स्टूडेंट्स देता है, वो तुम्हें कैसे लगी है? यार आपको तो पता है पास्ट इंसिडेंट्स की बेसिस के ऊपर मैं क्या कहने लगा हूँ। या फास्ट इज अ हम्म। ग्रेट यूनिवर्सिटी, आई रिकमेंड एवरीवन जॉइंस फास्ट। अगर आपने सीएस करनी है, अगर आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करनी है, अगर आपने वैसे ही नहीं, आपने कुछ करना भी नहीं है, आप बस फास्ट आ जाओ, पैसे पे करो, आपने पढ़ना। वहाँ पे ना उनकी टीचर्स में कोई इशू है, ना उनकी एडमिन में कोई इशू है। मैं 10 आउट ऑफ 10 रेट करता हूँ। मुझे नहीं लगता मेरी किसी से भी कोई ग्राइप्स है, मेरे कोई मसला है। अगर कोई भी मसला हुआ वो मेरी गलती थी। फास्ट ने आज तक कुछ नहीं किया। अगर मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम में पानी नहीं है, वो मेरी गलती थी। अगर मैं कभी क्लास में गया हूँ, मेरे ऊपर फजूल के इल्जाम लग गए, मेरी गलती थी। अगर टीचर्स फजूल फजूल के आपसे लड़ाइयाँ ले रहे हैं, वो मेरी गलती थी। अगर कोई टीचर किसी को हरास करे, वो भी मेरी गलती थी। बस बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यार आप लोग फास्ट जाएं, एक्सपीरियंस करें। चाहे आप इतना एंजॉय करेंगे कि आप वापस नहीं आना चाहेंगे। आप मुझे देख लें यार। ये सवाल हम, आई स्वेयर टू गॉड, मैं कभी फास्ट के बारे में शिट टॉक नहीं करने लगा। तो पता नहीं क्या क्या करते हैं ये लोग आपके साथ। इमेजिन करो आप पॉडकास्ट, नहीं नहीं, पॉडकास्ट पे हो, अगले दिन आपकी डिग्री ले, बेटा तेरी डिग्री कैंसिल है, आपको ईमेल आ रही हो, वो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं बैठ के। हाँ यार, वो आई मीन मुझे समझ नहीं आती कि यार अच्छा ठीक है। आप मैं मतलब कि ये आई थिंक सो कोविड का टाइम था ना जब हाँ वो सीनियर्स की डिग्री कैंसिल हुई थी, है हाँ, ना? उन्होंने मीम्स बनाई थी टीचर्स के ऊपर, उनकी हाँ। डिग्री कैंसिल कर दी पकड़ के, फिर उन्होंने माफी नामे लेके गए थे, सर प्लीज माफ कर दे, डिग्री ना लेके दें। मैं वो यार, इससे बेहतर है सब से पढ़ने से बेहतर है कि यार आप कुछ करो ही ना, बोलो ही मत इनके बारे में। बस यार ठीक थी, यूनिवर्सिटी थी, वो क्या कहना अपने इस बारे में। हम्म। ये नो डैनी जे पॉडकास्ट पूरी पकड़ के वो एक स्ट्राइक लग जाए, मेरे घर के बाहर आ जाए, भाई तेरी डिग्री भी गई, तू भी साथ जा रहा है। अरे यार, यार आई मीन अगर आपने इस हद ने है तो फिर आप खुद ही यू आर आउटिंग योर सेल्फ एज अ यूनिवर्सिटी ना, ठीक है। अब मैं मतलब कि जैसे वो चलो फिर टू एन एक्सटेंट उनकी बात ठीक थी कि यार अच्छा आप इस तरह के मीम्स बना रहे हैं अबाउट टीचर्स, और थोड़ा सा उनको उनकी डिसरिस्पेक्ट है, ठीक है, जो मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन गोइंग आउट ऑफ योर वे कि यार अच्छा कहना कि भाई मैं आपकी डिग्री कैंसिल कर दूंगा, हाँ ये को यार ज़रूर कि भाई अच्छा आके भाई क्या कहते हैं अपोलोजाइज करो अपने बिहेवियर के लिए, वो मैं कहता हूँ हाँ वैलिड है। लेकिन डिग्री कैंसिल करना ये थोड़ा सा ओवर है, मुझे लगता है। कोई चीज है ना, देखो यार, मैं क्या कह सकता हूँ यार, वही ओल्ड स्कूल पाकिस्तानी मेंटेलिटी है कि चलो किसी बंदे की, अगर आप पर्सनल लेवल पे, अगर उन मीम्स में जो भी था, अगर आप पब्लिक फोरम में हम्म। शेयर करके किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को आप इंसल्ट कर रहे हो, तो ठीक है, आपके ऊपर मोरल ऑब्लिगेशन है कि आप एक तो भी हरकत ना करो और आप माफी मांगो। ये है कि इंस्टीट्यूशन पकड़ के आपकी डिग्री फारे कर रहा हूँ, आप हमसे माफी मांगो आके, इस तरह की थ्रेटनिंग कर दो, यार अजीब गंदा किस्म का बिहेवियर है। मैं क्या बोल सकता हूँ। वेल मैं नहीं हम्म। मैं भी एक दिन माफी नामा लेके पढ़ना बैठा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता इनके बारे में। एक बार वैसे ही बहुत फ्री था, तो उनका स्टूडेंट पार्ट में नहीं देखा कि कर क्या रहे होते हैं।
लेजिटिमेटली कोई का काम नहीं होता, वेले बैठे होते हैं वहाँ पे स्टूडेंट सेंटर में, उन्होंने ये पॉडकास्ट लगा के देखना शुरू कर देनी है। उनके कह रहा है यार ये थोड़ा सा डार्क कलर का जो बंदा है ये क्या बातें कर रहा है, ना पता लगाते हैं, पकड़ के मुझे उड़ा दे, क्या ही पता। यू नेवर नो फास्ट क्या करती है। यार अब तो आई मीन हम हो गए मैं ग्रेजुएट, तो अगर ये हुआ तो वो तो फिर अलग बात है। खैर यार, लेकिन जोक्स असाइड, वैसे इवन अगर तुमने मतलब के क्रिटिसिज्म क्या कहते हैं जो तुम्हारे हैं अगेंस्ट फास्ट, जो भी हैं, मतलब व्हाट वुड यू से इज द वन ऑफ द मोस्ट मतलब कि प्रोमिनेंट वंस जो तुमने अपनी वहाँ एक्सपीरियंस की थी? यार एडमिन है ना, अगर प्रॉब्लम आपका बहुत सीरियस नहीं है, जरा फॉर एग्जाम्पल एक वो मसला था हरासमेंट वाला इशू, अगर आपका इस तरह का मसला नहीं है ना, अगर आपके दूसरे किस्म के मसाइल है तो एडमिन बिल्कुल शिट है, वो आपकी बात नहीं सुनती। यानी जिस तरह वो हम्म। सॉफ्टवेयर वाले लोग थे, उनको या आई ट्रिपल वाले लोग थे, उन्होंने इवेंट करवाना था ये, पर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे ना, आप ये नहीं चले जाओ, आप लम्स चले जाओ, सवाए मास बाय कुछ यूनिवर्सिटी जो कि फास्ट फाइल में टैरिटी शेयर करती है, जो ये फॉरवर्ड थिंकिंग यूनिवर्सिटी है ना, वो कभी आपको डिनाई नहीं करेंगी इस तरह की चीज़ करना, वो आपको इंकरेज करेंगे कि यूनिवर्सिटी की प्रोफाइल बढ़ रही है। यार यहाँ पे अजीब किस्म के रप्पड़ होते हैं, पता नहीं क्या इनकी क्या वजूहत हैं, बट ऑन द सर्फेस तो मुझे ऐसा ही लगता है कि इनके अपने अपने जो कंट्रोल फ्रीक्स हैं क्या है, तो वो आपको तंग करना शुरू कर देंगे। फिर इनका ये कि अगर अगर इनकी स्टाफ के खिलाफ आप कोई बात करते हो ना, तो आपको कोई बहुत ठोस किस्म की वजह लेके आनी पड़ेगी, जैसे मुझे हरास किया, जैसे मुझे वो किया, फलाना ढिमकाना, आपको इस तरह की वजह लेके आनी। अगर आपको कोई वो है ना सीन, जिस तरह हमारा सेकंड सेमेस्टर में हो रहा था कि लैब इंस्ट्रक्टर ही पता नहीं, मगर कहूँगा नहीं, बट आई थिंक कॉन्टेक्स्ट आपको पता ही है, अगर उस तरह का मामला हम्म। आपके साथ हो रहा है एंड आप चले जाते हो डायरेक्टर के पास या अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो आपसे पूछना शुरू कर देता है आप अपना जीपीए तो कहा हुआ कितना है। मेरे पे जीपीए से क्या ऐसे क्या लेना देना है, व्हाट मैटर्स इज कि बात क्या है, कि चीज क्या हो रही है, वो पूरे मुझे आगे सामने क्लास पाई खड़ी हुई है, आप क्या कर रहे हो, ये है कि इनका। नहीं, डायरेक्टर, एक मिनट में, सॉरी तुम्हारी बात काट रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी डायरेक्टर से बात हो रही है एंड द फर्स्ट थिंग ही सेड कि भाई आपका जीपीए क्या है? हाँ हाँ, उन्होंने कहा था कि आई थिंक मुझे अच्छी तरह याद है, तुम याद है जब हम गए थे ना डायरेक्टर के पास, एचओडी के पास, हम्म। मैं नहीं गए थे एचओडी के पास, मैंने कहा था मैंने, लेकिन मैं डायरेक्टर की मीटिंग में गया था डायरेक्टर से मिलने, मैं एचओडी के पास नहीं गया था। एचओडी के पास गए थे, इन दोनों का जीपीए था ना 3.8 3.9 के करीब था, मेरा भी उस वक्त 3.7 3 समथिंग कर गया था, लेकिन मैं नहीं गया था, मैं उधर गया था डायरेक्टर वाली पे, एंड वहाँ पे स्पेसिफिक आई थिंक, क्योंकि हमारी एचओडी से पहले मीटिंग हुई, उन्होंने कहा स्पेसिफिकली ना हाई जीपी वाले लोग चाहिए हमें। वो एक अलग बात है कि उस जमाने में डायरेक्टर था ना सर, मैं ये क्रेडिट दूंगा कि उस जमाने में डायरेक्टर था हमारा, डॉक्टर अमर, वो काफी हैवी किस्म के बंदे थे, यानी वो एक, मैं मानता हूँ कि यार दी ओनली गुड थिंग अबाउट फास्ट उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में आपके डॉक्टर अमर थे, दैट वाज इट, और अब वो भी नहीं है, तो खुद ही साहब लगा लो। सही सही सही। यार हाँ, आई मीन क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं विच आई कैन लिस्ट, लेकिन वो फिर एक अपनी ही वो वीडियो वो बन सकती है। उनके लिए वैसे चलो खैर, तुम्हें फास्ट में व्हाट, तुम्हें पॉजिटिव क्या चीज़ें मिली इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी और एंड द एनवायरनमेंट? ये फैकल्टी मतलब कुछ तो आपके पास जेम्स होती ही है ना, सिर्फ फर्स्ट मतलब आफ्ताब आलम थे, जेम थे, फोर्थ सेमेस्टर जैन वन भाई, मैं ये, 100%। फोर्थ सेमेस्टर में मेरे साथ मिस आमना थी, फिर हमारे पास सिक्स सेम के अंदर में और पढ़ाने के लिए सर यासिर यासीन थे, हमें टीवे पढ़ाने के लिए सर अमजद थे। यार कुछ लोग होते हैं फास्ट के पास ये कि उनके टीचर जो है ना, आपके पास कोई मिडिल क्वालिटी का टीचर नहीं होता, फास्ट के आधे टीचर बिल्कुल ऐसे हैं या बहुत अच्छे हैं, देयर नो इन बिटवीन, हम्म। इनका ये एक्सट्रीम्स के ऊपर हम्म। चल रहे होते हैं। तो ये है कि एक क्लास फैकल्टी इस तरह से बहुत अच्छी है, फैकल्टी सिर्फ टीचर्स कुछ बहुत खड़ूस होते हैं, ठीक है, उनकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, हम्म। वो पॉजिटिविटी को, वो नेगेटिव ज्यादा ही है, पॉजिटिव नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं निकालना शुरू करूँ मिट्टी के अंदर से सोना, तो ये थोड़े थोड़े सोने के जर्रात है जो मैं शुरू कर रहा हूँ। तो ये है हम्म। कि कुछ फैकल्टी लोग बहुत अच्छे होते हैं, बट आई थिंक फास्ट का जो असल मेन बात है ना, उसकी वो टीचर्स भी नहीं है, उसकी वो पढ़ाई, उसको ये है जो उसका नेटवर्क है ना, जो आवाम यहाँ पे आई होती है वो काफी वो होती है, वो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के होते हैं, यानी गाँव के लोग भी हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपके पास बहुत अमीर लोग भी हैं, यहाँ पे पास मिडिल क्लास जो बल्क है वो भी है। जो कि अगर आप किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आई थिंक, अब मुझे नहीं पता, आई माइट बी रॉन्ग, मुझे जो मेरा अपना पसंद ख्याल है, मुझे नहीं लगता कि अगर आप
लम्स या पीएनजी जैसी किसी आईबी जैसे किसी इंस्टीट्यूट जाते हो तो आपको मिडिल क्लास के लोग तो मिल जाएंगे और अपर क्लास के मिल जाएंगे, लेकिन आई डोंट थिंक आपको बहुत ही गाँव से आया हुआ कोई बंदा वहाँ मिल जाएगा, अनलेस वो कोई मास्टर शास्त्र कर रहा है। मुझे नहीं लगता कोई बैचलर्स प्रोग्राम आपको वहाँ मिलने लगे इस तरह से, जिस तरह आपको फास्ट में लोग मिलते रहते हैं, इस तरह कोई सीन नहीं होने लगा वहाँ पर। मेरा ही अपना पर्सनल ओपिनियन है। बस वही है कि फास्ट में सही लोगों से जब कनेक्शन बनते हैं, जितनी डिफरेंट वैरायटी होती है लोगों की, वो बहुत अच्छी है यहाँ पे। सही 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 सही। हाँ यार, तुम जेनुइनली सही कह रहे थे। पहले जो डाइवर्सिटी मैंने बहुत देखी है, और तुम सही कह रहे हो। लम्स में मैंने जितने भी देखे हैं ना, वो ये है कि दे आर फ्रॉम, मतलब कि ऐसे फैमिलीज़ हैं जो कि एफ्लुएंट हैं। हाँ, उनका वो है ज़रूर। जो आई थिंक सो नाइकोप होता है, जो वो क्या ये कहते हैं यार उसको, जो वो आउटरीच करते हैं प्रोग्राम, उन मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा लम्स का क्या है। लेकिन वो मतलब कि ऐसे ही गांव वाले इलाके और लो इनकम एरिया में जाके ना, इसके मतलब लम्स के बारे में बताते हैं, और उनको कहते हैं कि यार आप अप्लाई करें अगर आपका ये और ये मतलब ग्रेड्स हैं। लेकिन हाँ, ज़्यादातर हैं ही वो एफ्लुएंट फैमिली से, इतन बहुत कम है जो कि दे आर मतलब कि गांव से हैं या मिडिल क्लास फैमिली से हैं। से ये शायद ये ये रेनू हाँ कट्टा प्रोग्राम, सॉरी मैं बात करता हूँ, बट है तो वो रेनू कट्टा प्रोग्राम ना एट द एंड ऑफ द डे। आप गरीब आदमी हो जाके कह भी तो जाके यार तू ये पढ़ ले, तुम ये आके पढ़ ले, हम तो स्कॉलरशिप ही दे देंगे। पहली बात ये, उस गरीब आदमी का वैसी रिसोर्सेज इतनी नहीं है कि अपने बच्चों को इतना पढ़ाए कि वो लम्स के स्टैंडर्ड को मीट कर पाए। बहुत लो प्रोबेबिलिटी है, एंड अगर आप उस लो प्रोबेबिलिटी को रीच भी करते हो ना, ठीक है, 0.1% को, फिर आपको तो पैसों का मसला आ जाता है। अगर वो पैसों का मसला भी आप हल करो ना, एंड आप ग्रेड्स अचीव भी कर पाओ, और आपकी लम्स तक की रसाई भी हो, क्योंकि लम्स साहब ये तो नहीं है कि आपने ग्रेड्स अच्छे लाने, उसका एंट्री टेस्ट का भी मसला है। ये नहीं, आई थिंक एल कैट होता है, एक और होता है, सैट भी वो लेते हैं, पता नहीं क्या पूरा प्रोसीजर है, हाँ बट ये हाँ, सारी एलकैट ही है, यस। बट ये सारी चीजों को अगर मल्टीप्लाई करते जाओ ना, और आप उसका इफेक्टिवली देखो, तो आपका चांस जीरो ही है ऑलमोस्ट। मुझे बहुत ही शायद 3 10 20 लोग पहुंच जाते हो, मे बी 10 भी बहुत ज्यादा लोग हैं तो इस तरह के बैकग्राउंड के पहुंच जाते हो, बट फास्ट मुकाबले में नेग्लिजिबल ही है। सो हाँ, आई गेस मैंने लाइक इंस्टाग्राम में तो मैंने मुझे याद पड़ता है कि एक बंदा था जो कि मतलब गांव से ही आया था यहाँ लम्स में। लेकिन हाँ, वही तुम सही कह रहे हो, गिनती वाले ही लोग हैं इस तरह के। खैर यार, दूसरी बात जो है ना, जो जेम्स थे, जब मतलब मैंने पढ़ा था फास्ट में, तो एक तो जो तूने बताया आफ्ताब वाला में, उन्होंने हमें पढ़ाई थी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, आउटस्टैंडिंग सर। वो जितने मतलब कमाल के। मैं भी। हमें असाइनमेंट्स देते थे और क्विजेज, वो चलो वो ज़्यादा ही सही है। हो जाती थी। लेकिन यार जो उन्होंने फंडामेंटल्स खड़े किए थे, वो दे वर नो जोक। आज आज ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तुम क्या कह मैं रहे थे? वही कह रहा हूँ कि जिस बंदे जो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक्स थी हमारी, उन्होंने काफी स्ट्रांग की थी। उनका हर सवाल था ना, उसमें ये नहीं कर रैंडम एक क्वेश्चन जनरेटर में गए हैं सवाल फेंक दिया। बहुत केयरफुली क्राफ्टेड वो सवाल भेजते थे कि ये सवाल इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए, और हर यानी प्रॉपर एक मेथड था वो चल रहे थे, कोई हैप नहीं था उनके अंदर। उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा था। हम्म हम्म। से और दूसरा मतलब कि अगर मैं लाइक लिस्ट करूं टीचर्स जो मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छे लगे हैं, एक तो आफ्ताब आलम हो गए हमारे। थर्ड में सेमेस्टर में मेरे मैम सायरा करीम, उन्होंने मुझे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाई थी। वेरी गुड टीचर। ठीक है। फिर आई थिंक सो फोर्थ में था, आई थिंक एल्गोरिदम्स, मिस आमना बतूल। वो क्या कमाल टीचर थी माशाल्लाह। वो। हाँ, अलग बात है वो, फिर शी लेफ्ट। और फिर उसके बाद आई थिंक सो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, हाँ सिक्स्थ में मिस लहमिया किरण, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड एनालिसिस। भाई क्या बहुत अच्छी टीचर थी वो भी, वेरी नाइस। ठीक है। और फिर आखिर में
आपका हो गया मिस हिरा भट्ट। उन्होंने मुझे एडवांस प्रोग्रामिंग पढ़ाई थी लास्ट सेमेस्टर में। मैम हाजरा वहीद, उन्होंने मुझे पढ़ाई थी जनरेटिव एआई लास्ट सेमेस्टर में। और मिस अनुषा खान, उन्होंने मुझे पढ़ाई थी अप्लाइड मशीन लर्निंग। वेरी गुड टीचर्स भाई। लेकिन खैर, इनमें से जो लिस्ट है, कुछ जो लोग हैं दे हैव लेफ्ट अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हाँ यार, वेरी गुड टीचर्स। अगर आपका हुआ कभी भी इनके साथ कोर्स, तो प्लीज़, मतलब दे आर नो ब्रेनर, बहुत अच्छे टीचर्स हैं ये। खैर यार, अब तो चलो, अब ये फास्ट का हो गया, यू ग्रेजुएटेड। अब जो तुम्हारी जॉब हंट थी पहले आफ्टर यू ग्रेजुएटेड, वो किस तरह की थी? हाउ डिड यू प्रिपेयर? वो कैसा सीन गया था? तुझे लाइक आसान लगा था, या यू हैड टू लाइक, मतलब थोड़ा सा ग्राइंड करना पड़ा था उस चीज़ के लिए? यार मुझे इतना याद है कि मैंने ना, पता नहीं, मेरा ये शुदा मुझे लगता है कि जितनी भी रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही थी ना यूनिवर्सिटी में, मैंने बिल्कुल भी ना उनको वेटेज ही नहीं दी। ना मैं करियर फेयर पे गया था, मेरे इस तरह के मसाइल चल रहे थे, मैंने कहा मैंने आना ही नहीं, ना मैंने मेहनत करनी चाहिए। मैं सिर्फ जब आई थिंक होने था ना महीना, अप्रैल का महीना जब आया था, उसके बाद मैं सीरियस होना शुरू हो गया था यार, ये तो थोड़ा सा ना अब मामला गंभीर हो रहा है। अब जरा बंदा ना स्टार्ट करता है। फिर मैंने शुरू किया था रिक्रूटमेंट, ओसोर टेक की हुई थी। अच्छा मुझे ये याद है कि मैंने जितनी भी अटेंड की थी ना वर्कशॉप्स, ओसो टेक की थी, वहां से भी इंटरव्यू कॉल आई थी, मैंने उधर की थी। HCC की थी, वहां से मुझे ऑफर आई थी। इतना मुझे पता है कि मैं जहाँ जहाँ मैंने ट्राई किया था ना, मुझे वहां से ऑफर्स आई थी। बट मेरा ये एक मेरा इस चीज़ में रिग्रेट हमेशा रहता है कि यार मुझे ना अपनी जॉब हंट, आई थिंक एटलीस्ट। मेरा प्रॉब्लम ये था कि उस वक्त ना, जब मैं लास्ट में से शुरू हुआ था, एक तो मेरा ये बहुत बड़ा मसला था कि मेरा शेड्यूल बिल्कुल शिट था। ठीक है, मेरे सारे कोर्सेज सबसे हम्म। हटके थे, सिवाय बायो इन्फो के, बाकी सारे मेरे हटके थे। ये बहुत बड़ा मसला था। दूसरा ये था कि उस वक्त ना हमने ना अपनी कंपनी खड़ी कर रहे थे, तो उस वक्त मैं तो पार्ट नहीं था कंपनी का, बट मुझे ना उन्होंने एक प्रोजेक्ट था, मोबाइल ऐप था एक, मुझे दे दिया था कि वो करो ना। उसमें इतना ऑक्यूपाइड था कि मैंने ना बाकी चीज़ों पे इतना फोकस ही नहीं किया था। तो जनवरी एंड फेब के मंथ से इसी बकवास पे चले गए थे। देन मार्च में जब मैंने होश पकड़ी थी, तो मैं जरा का चला, अच्छा ठीक है, मैं जरा फ्रीलांस पे कम फोकस करता हूँ, मैं इस पे वापस आता हूँ। मैंने एकेडमिक्स में लगा दिए। और इस पूरे 3 महीने की ड्यूरेशन में ना मैंने बिल्कुल ये नहीं फोकस किया कि यार अब वक्त आ गया कि अपना जरा इंटरव्यूज की वो तैयारी करना शुरू कर दो, और लीड कोड शीट कोड ग्राइंडिंग शुरू कर दो। नहीं, बिस करो, कोई सीन नहीं है इसका। ये ऐसे ही टाल मटोल अपनी मार्केटिंग करने आते हैं यहाँ पे। तो इस वजह से मेरा सारा 3 महीने ज़ाया हो गए, फजूल। ज़ाया तो नहीं मैं कहूँगा, बट मैं कहूँगा कि गलत चीज़ों पे मैंने अपनी एनर्जी गलत भी नहीं, आई मीन स्लाइटली लेस करेक्टनेस, चीज़ें ठीक थी बट अप्रोप्रिएट नहीं थी उस वक्त के लिए। मैंने गलत चीज़ों पर सारी अपनी एनर्जी एक्सपेंड कर दी। फिर अप्रैल का महीना आया है, उस वक्त लिमिटेड थी वो, फिर ऑफर्स थी। फिर वही था कि मैं मैथ एप्लीकेशन बनाने शुरू कर दी, याडा याडा याडा। फिर मुझे एक ऑफर जो मुझे आई थी ओसर टेक की, उधर तो मैं गया नहीं, मैंने कहा इतना दूर मैंने नहीं जाना। फिर एक और आई थी HC की, वो नाइट शिफ्ट, लेक टाउन में। मैं यहाँ पे वहां जाऊंगा, मैं कहा मैं नहीं करने लगा। फिर हम्म। फिर इन दी एंड आई थिंक मुझे एक और जगह थी, आई थिंक तुम्हें इस तरह पता है, मुझे एक जगह जॉब मिली। मैंने पता नहीं, उस जॉब, पहली जॉब मुझे मिली थी उसमें, ग्रेजुएट में होता है जून में, एंड मैंने जून के आखिरी या दूसरे तीसरे हफ्ते में ज्वाइन कर ली उन्हें। वो पता नहीं, उस वक्त मैंने सोचा था यार मैं इनको ज्वाइन कर लूंगा, एंड देन मैं प्रोबेशन में इनको छोड़ के चला जाऊंगा किसी और कंपनी के लिए। चलो वो तो वेरी एंड गुड है। पता नहीं मैंने क्या, मैंने कुछ चवल मारी कि मेरा ITC का मैंने इंटरव्यू था, मैंने उनको बता दिया था या मैंने क्या किया था, उनको पता लगा कि ये बंदा इंटरव्यू के लिए जा रहा है अपने जॉब आवर्स के दौरान। वो जो मेरी कुत्तों वाली हुई थी उस दिन। I2C वाला इंटरव्यू भी मेरा कैंसिल हो गया, शुक्र से स्केड्यूल हो गया, लेकिन वो भी कैंसिल हो गया। ये भी मसला बन गया यहाँ पे, यहाँ से भी उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया, फायर कर दिया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया है। फिर उसके बाद फिर एक और कंपनी में जॉब लगी थी, शुक्र अल्लाह। उधर पे मैं 7 महीने बैठा रहा। उधर से भी मैंने कहा यार वाइब नहीं मुझे आ रही। फिर मैंने कहा चलो एक और कंपनी ज्वाइन करती हूँ, और मैं यहाँ आ गया हूँ। हम्म। अब तो दोबारा थोड़ी फील आ रही है ये कंपनी में थोड़े मामला सही थी। लेकिन आई डोंट थिंक मैं अब यहाँ से इंशाल्लाह ताला जाऊंगा। अब यहाँ पे मैं स्टेबल ही रहूंगा, एटलीस्ट एक मिनिमम 1 साल से ज्यादा मैं कहीं भी नहीं जाने लगा प्लान कर, इधर ही बैठूंगा। बट यार जो भी। सही। हम्म।
नहीं लाइक मुझे बताता है जो तुम्हारी पहली जॉब थी उसमें लाइक वाई क्या कहते हैं तुम्हें ब्लैकमेल इसलिए किया था कि दे फाउंड आउट कि तुम जा रहे हो टू एन इंटरव्यू समवेयर एल्स। यार उन्होंने ब्लैकमेल मैंने उन्होंने किया था, हुआ ये था कि या तो मैंने इनको बताया था कि यार मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, उनको पता लग गया था कुछ ना कुछ कि दाल में कुछ काला है। तो उन्होंने ना पता नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम इंटरव्यू देने जाओगे तो मैं आप पे फाइन लगाऊंगा, ये करूंगा। अपने कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये लिखा था कि आपको इतना फाइन पड़ेगा, ये वो। तो पता नहीं, मुझे पता था लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट थी कॉन्ट्रैक्ट की। लेकिन वट एवर जो भी था ना वो मामला बस यही था कि मैंने कहा कि मैं इंटरव्यू जा रहा हूँ, मुझे आपके फाइनल डर नहीं लगता। मैं चला गया आईटीसी की इंटरव्यू देने। मैं वहाँ पहुंचा हूँ, उन्होंने कहा ये साइन हो गया बट लेकिन जो भी था उन्होंने ना फिर उन्होंने भी कहा कि यार क्या है इस बंदे को हमने करना है, ऐसे पैसे लेने हैं। उन्होंने उसी दिन हमें टर्मिनेशन नोटिस भेज दिया और बस ये अब खत्म हो गया आपका सीन। तो ये कि जो भी उनकी मेरे कॉस्ट लगी होगी, ठीक है, ऑन बोर्डिंग होने में, तो वो दिन ही कवर होगी मैं सैलरी उन्होंने पे नहीं की मुझे उसकी जुलाई की। प्लस उनको और भी कुछ सिक्योरिटी वो क्या थी, बस ये था कि उन्होंने रिकवर कर ली थी अपनी अमाउंट, क्योंकि उन्होंने पे ही नहीं किया। ना मेरी सिक्योरिटी दी मुझे, ना उन्होंने मुझे मेरी वो दी, क्या उसे कहते हैं, सैलरी। मैंने कहा चलो ठीक है, इट मेक सेंस। मैंने भी जो हरकत की है दोनों ही साइड से ही है। मैं भी जॉब इंटरव्यू में वो भी कह रहे हैं कि भाई तुम ये हरकतें करोगे तो हम भी तुम्हें केटर नहीं करेंगे। तो इक्वल एक्सचेंज था, ये नहीं है कोई उनकी बुरी काम किया। आई मीन इट मेक सेंस कि आप एक बंदे पे पैसा लगा रहे हो और मुझे हरकतें करना शुरू कर दे। अगर मेरे साथ कोई बंदा ऐसा करे कि मैं उसे पैसे लगा के उसको वेलकम गिफ्ट दे रहा हूँ, उसे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उसको अपने ऑफिस में रख ऑफिस स्पेस दे रहा हूँ, बिजली, वाईफाई, चाय शाय वट एवर अमेनिटीज, तो वो बाद में मेरे साथ ये हरकत करे तो मैं भी ऑब्वियसली गुस्सा तो करूंगा उसके ऊपर कि भाई ये क्या हरकत है। तो हम्म। बिल्कुल वो है, घटिया बिहेवियर है। तो यही है कि मैं ये नहीं कर कहता गलत काम कि बस मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो किया है वो अपना बता रहा हूँ कि मेरा ये सीन था। पहले एक महीने इधर रहा, 7 महीने कहीं और काम किया, फिर अब मैं एक और कंपनी में आ गया हूँ इन लेस देन 1 ईयर। बट ठीक है, मैं शुक्र, आई हैव नो फ्यूचर प्लान्स ऑफ गोइंग इन। मैं इधर ही अपना रोटी बिस्तर लेके बैठा हूँ फॉर द टाइम बीइंग, विच इज 1 ईयर एटलीस्ट। मेरे एम्प्लॉयर ये वीडियो देखेंगे सही। लेकिन क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ एम्प्लॉयर को नजर ही ना आ जाए। एम्प्लॉयर को भाई तू ये करता रहे, तूने सीवी में तो छोड़ हाँ रखा ये है। हाँ ये कर रहे थे। खैर नहीं ठीक है यार माशाल्लाह अब तो आई थिंक तुम जहाँ हो इट्स बेटर फॉर यू नाउ। हाँ यार एक मैंने सवाल तुम्हारे से ये पूछना था कि अब तो चलो अब तुम्हारी यू हैव सेटल्ड नाउ, लेकिन अब सिंस आई थिंक सो ये था हमारे फोर्थ सेमेस्टर में, तो फोर्थ सेमेस्टर वाज व्हेन चैट जीपीटी केम आउट, ऐसा ही है? सो हाँ चल। 2022। हाँ ठीक है। तो अब सिंस देन तो तुमने देख लिया कि कितनी मतलब रैपिडली एआई जो है वो उसने दौड़ लगाई है बेसिकली इन कोड जनरेशन और रीजनिंग टास्क एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन अभी मोस्टली मतलब कि अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करो तो उन्होंने तो मतलब बहुत डिसरप्शन की है एज सो मच टू एन एक्सटेंट कि लोग अब मतलब कि हमें जॉब से ही निकाल रहे हैं ना, टू कवर देयर कॉस्ट बेसिकली। कि अगर तुम्हें कॉस्ट अगर कि एक एल एल एम आपको एक काम दे रहा है तो वाई हायर अ ह्यूमन टू डू इट ना बेसिकली। तो तुम्हारा वैसे क्या टेक है ऑन एआई और हाउ इट इज़ फेयरिंग राइट नाउ इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वैसे? थिंग इज क्योंकि मेरा तो अब तक कोई डीप एक्सपीरियंस नहीं है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। आई थिंक एक साल ही हुआ है बस, तो मैं इतना कोई ओवरऑल आंसर दे सकता। लेकिन वैसे जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया ना वो यही है कि हम्म। ऑब्वियसली एआई आपकी प्रोडक्टिविटी तो बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, एज्यूमिंग कि आपको पता है कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है, इफ यू नो व्हाट यू डूइंग, फिर हम्म। आपकी एआई काफी आपके लिए हेल्पफुल टूल है। एक्सपीरियंस है एटलीस्ट उस बंदे के लिए जिसके पास एक सीएस की डिग्री है, जिसको फंडामेंटल्स आते हैं चीजों के कि क्या है, कैसे काम कर रहा है, कैसे चीजों को करने, सिस्टम डिजाइन करता है। ठीक है, वो उस लिहाज से ठीक है। अगर आपके पास ये बैकग्राउंड है ना आपका, और आप एआई यूज करते हो तो ठीक है, काफी अच्छी चीज है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई।
लेकिन फिर ये कि जो फिर वो होते हैं ना, लेमैन होते हैं, फिर वो जब एआई को इस्तेमाल करके चीजें काम कर रहे हैं वो काम खराब करते हैं। इन जहाँ तक पहले क्वेश्चन ये था ना कि एआई का इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या होगा, या वैसे सोसाइटी में इम्पैक्ट, या जॉब्स पे क्या इम्पैक्ट है, मुझे एग्जैक्ट नहीं स्कोप नहीं लाइक पता इसका क्या है। तुम, हाँ मैं बेसिकली ये पूछ रहा था कि तुम्हारा व्हाट इज़ योर टेक ऑन एआई अभी, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लैंडस्केप में है, जो तुमने अभी एक्सपीरियंस किया है, जितना अभी तुमने सुना है, और तुमने खुद अपनी जॉब में अगर एआई जितना तुम इस्तेमाल कर रहे हो और तुमने अपने कॉलीग से जितना सुना हो। फोर्थ जनरेशन वाले काम मैंने, बिकॉज जितने बड़े टास्क एटलीस्ट बनते हैं वो काफी स्टैंडर्ड होते हैं, एज लॉन्ग एज अब डेवलपर का काम ये है कि उसके पास ना जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं क्लाइंट की, वटेवर जो भी रिक्वायरमेंट्स गैदर करना है, ये करना क्या है, कैसे करना है, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, ये सारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर की आ गई है। अब जो कोड एक्चुअल जो लिखना है ना, ठीक है, वो मैंने अभी जहाँ तक मैं गया हूँ ना, सिवाय कुछ नीश इंडस्ट्रीज के जहाँ पे वो काफी इनोवेटिव होना पड़ता है चीज़ों के साथ, एटलीस्ट जहाँ तक ऑरिकल का काम है, या जहाँ तक कस्टम स्टैंडर्ड या मोबाइल डेवलपमेंट का काम है, तो हमें सारे सारे कोड जो मैंने देखना वो यही लिख रहा है। लेकिन फिर यही है कि इसका ये मतलब नहीं कि इंजीनियर्स रिप्लेस होंगे, इसका ये मतलब है कि एक तो जो गधों वाला तरीका था कोड लिखने गधों की तरह, वो वाला रोल तो खत्म हो गया है। ठीक है, एक तो ये चीज़ है, इस तरह डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट की कोई रोल नहीं है रहा। ठीक, इस तरह का सीन है कि अब जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा ना, जिससे काम करना है, सिर्फ उसकी अब जॉब डिफरेंट होगी कि एक्चुअली अब वो करेगा क्या, उसका एम्फोसिस किस चीज़ पर होना चाहिए, क्या वो सिस्टम डिजाइन पर फोकस करेगा, क्या वो क्लाइंट की नीड और स्टेक होल्डर्स की बातों को लेके आएगा, इस तरह की चीज़ें। जो कोड वाला एस्पेक्ट है वो आई थिंक कवर्ड हो गया, जो बाकी इंडस्ट्रीज भी है ना, कि जो एम्बेडेड में काम करें, उसमें काम करें, उनकी भी इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि आई उनको भी कर ले। एक तो ये चीज़ है, कोड के लिहाज से आई थिंक एआई पहुंच गया है, लेकिन जो क्लाइंट की नीड्स है ना, कि इनको पूरा करना है, काम को पूरा करना है और सही तरीके से करना है, वो आई थिंक अगर आपके पास इंजीनियर नहीं है ना प्रॉपर जो कि कर सकता है, फिर आपके मसले ही बनेंगे। तो एक और ये भी चीज़ है कि जो करंटली हम एआई टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कर्सर यूज कर लिया, को पैलेट यूज कर लिया, ये प्लॉट कर लिया, इशू ये अब आ रहा है कि अभी तो ये ना थोड़े अपने वो हनीमून फेज के अंदर है, कि इनके पास ढेर सारा इन्वेस्टर का पैसा आया हुआ है, तो डेटा सेंटर से लगाई जा रहे हो, सस्ते में लोगों को सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। लेकिन अगर आप देखो जो क्लाउड की कॉस्ट है, अगर ये सब तक पहुंची कि लोगों ने कहा यार इससे बेहतर कि हम क्लाउड को रखें, हम डेवलपर्स हायर कर लेते हैं, एंड वही ना सस्ती एआई टूल्स को पकड़ के कोई कोड लिख के दे देंगे जो क्लाउड हमें इतने महंगे में लिख के देगा। तो ये क्या, जब ये डाटा सेंटर कंप्यूट की कॉस्ट बढ़ेगी ना, जब, क्योंकि मुझे लगता है इनएविटेबली बढ़ेगी, उसके बाद देखेंगे एआई टूल्स कैसे फेयर करती हैं। लेकिन ये बात तो सच है कि अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अब वो जो एक जमाना था ना, कि इंजीनियर बैठ के कोड लिख रहा है, ये कर रहा है, सिवाय कुछ नीश जगहों के, मेरे ख्याल में अब कोई वो नहीं है कि वो वाला era खत्म हो चुका है कि आपने बैठ कोड सीखना है, लिखना है, आपको फंडामेंटल्स आने चाहिए। बट एज फार एज राइटिंग कोड इज कंसर्न, वो मामला खत्म। वो अब आपकी आई थिंक एक डेवलपर की वो प्राइमरी चीज़ अब नहीं रही कि उसको कोड लिखना आना चाहिए सही से। सही सही सही। हाँ यार, लाइक जो तुम बात कर रहे थे ना कि इंक्रीज अभी, मैं आई थिंक सो कल या परसों देख रहा था कि आपकी जो चैट जीपीटी है और क्लॉड ने अपने जो डॉलर्स पर मिलियन टोकन्स हैं वो बेसिकली उन्होंने डबल किए हैं। पहले था ना कि 0.75, फिर इनका 2.5 गया, अब इन्होंने $5 पर मिलियन टोकन्स कर लिए। और अब तू, यू आर करेक्ट कि जितना अब कंप्यूट कॉस्ट है, अब देखो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज़ अ बिजनेस ना, बिजनेस चैरिटी तो नहीं है, उसने अपने स्टेक होल्डर्स को पैसे बनाने हैं ना, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे इट हैज़ टू जनरेट रेवेन्यू और फिर प्रॉफिट कमाना है ना फॉर द बिजनेस। अभी जितना इंसेन चैट जीपीटी का कैश बर्न है और क्लॉड का है, ठीक है, और गूगल का है, गूगल को आई एम नॉट सेइंग क्योंकि उनके पास माशाल्लाह इतना बहुत ज़्यादा पहले से कैश रिजर्व्स पड़े हुए हैं, तो दे कैन सस्टेन द बर्न जो उनका आता है। लेकिन क्लॉड भी अब उनका, तुम अगर चैट जीपीटी और क्लॉड देख लो तो उनके जो मतलब कि सब्सक्राइबर्स तो नहीं, लेकिन जो उनके कस्टमर्स हैं
वो उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चैट जीपीटी इज़ यूज बाय 300 समथिंग मिलियन पीपल, ठीक है, और क्लॉड इज़ यूज बाय 3 to 10 million पीपल। येट क्लॉड जो है वो चैट जीपीटी से ज़्यादा रेवेन्यू कमा रहा है। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ बेटर प्रोडक्ट बेसिकली ना। उन उस क्लॉड की कोड जनरेशन अभी के लिए मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है ना इन माय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्लॉड कोड इज़ अभी तक उसका कोई मैच नहीं आया इन फॉर जेमिनाई या फॉर जो अभी चैट जीपीटी का 5.5 कोडेक्स आया है। लाइक मैंने कोई भी नहीं देखा। कर्सर भी मैं आज इस्तेमाल कर रहा था कर्सर को। कर्सर इज़ हॉट गार्बेज। वो इतना गंद कोड लिखता है ना कि मतलब कि मैं फिर सोचता हूँ यार मैं खुद ही लिख लेता हूँ इससे बेहतर है। बट यार एट द एंड ऑफ द डे, अब मुझे नहीं पता कि क्या ये एआई कंपनीज, क्या वो वक्त आता है कि जब आपकी जो जब ये इन्वेस्टर पैसा खत्म होगा, क्योंकि एआई टूल्स तब नहीं जाना। मैं बस ये इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ कि क्या कंप्यूट की कीमत कम होती है नहीं, क्योंकि अब कंप्यूटेशन के जमीन है क्वांटम कंप्यूटिंग के अलावा। जब तक क्वांटम कंप्यूटिंग कॉमन नहीं बनती, मेरे ख्याल में जो आपका नॉर्मल तरीका था ना, ट्रांजिस्टर को छोटे से छोटे से छोटा करते गए, अब आप लिटरली एक एटम की लेंथ तक पहुंच चुके हो। अब आप कितना ही कंप्यूटिंग को बेहतर करोगे, क्या आप नॉवल टेक्निक्स लेके आओगे? आप कंप्यूटिंग की भी हार्ड हम्म। लिमिट्स को रीच करके हो। आपने एआई की भी ना, आई थिंक, या तो मुझे पता, मुझे एग्जैक्ट पेपर नहीं पता क्यों जगह, बट आप जो आपके करंट जितने भी आपके मॉडल, चाहे वो क्लॉड हो, चाहे वो कोई ओपन एआई का प्रोडक्ट हो, चाहे वो ग्रॉक हो, जो भी आपका मॉडल है, वो सारे अपनी हार्ड मैथमेटिकल लिमिट्स को रीच कर सकते हैं। आप सिंपली ये नहीं कि आप इसको इतने पैरामीटर्स पे ट्रेन किया, उसको इतने पैरामीटर्स पे ट्रेन किया, अब वो वाली बात भी नहीं रही। तो एक तो आप एक यहाँ दोनों साइड पर में एक हार्ड लिमिट, आपने कंप्यूटेशनली भी एक हार्ड लिमिट रीच कर लिया, आपने आपने मॉडल्स की भी एक हार्ड लिमिट रीच कर लिया। अगर तुम 4.7 अगर देखो क्लॉड का, ठीक है, ओपस 4.7, मेरे ख्याल में मैंने 4.7 में कहा था सोनेट 4 ज्यादा शिट होगा। तो लिखा ही नहीं आता कोड, पता नहीं वो क्या कर रहा होता है, अजीब सी उसकी बिहेवियर होता है। आपसे एक चीज लिखवाते हो, कुछ और कर रहा होता है, आपसे एक्स वाई जी कहते हो, एबीसी लिखना शुरू कर देता है। तो मुझे नहीं समझ आ रही क्या कर रहे हैं ये क्लॉड इट इज 4.7 के साथ। बट मेरा सिर्फ इतना से है कि आई डोंट नो कि क्या कॉस्ट क्या बनती है एआई टूल्स की जब ये खत्म होता है। या तो हम्म। डेटा सेंटर ज्यादा बढ़ाएंगे या क्या करेंगे। बट ये कि फ्यूचर थोड़ा ना अनसर्टेन ही है। बट एक बात तो एक कंफर्म्ड है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो एवरेज इंजीनियर है ना, उसकी जो जो उसका प्राइमरी फोकस होता था, वो बिल्कुल चेंज हो गया। इट्स नॉट अबाउट राइटिंग कोड, कोड लिखो। अब उसको छोड़, अब उसको दूसरे एस्पेक्ट्स फोकस करना पड़ेगा। क्या वो एस्पेक्ट्स होते हैं? मेरे पास अभी सिर्फ एक, मेरे जो एक साल का एक्सपीरियंस, उसमें मैंने एक दो चीज़ें देखी हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही कर सकता है, कि क्या नहीं कर सकती। अब उसके अलावा मुझे नहीं पता कि क्या इसका रोल इवॉल्व करता है या रोल रहता भी है क्या। कांट से एनीथिंग दिस स्टेज। बट ये बात मैं आई थिंक किसी और सही। जॉब के लिए भी कर सकता हूँ। कि बाकी जो जॉब्स हैं, एक लॉयर की जॉब है या एक ब्यूरोक्रेट की जॉब है, वो 99% तो वही होती है ना, रिपीटेबल किस्म की चीज़ें होती हैं। असल चीज़ क्या होती है उस जॉब के पीछे, जो रिडंडेंट नहीं होती, वो तो आई थिंक मोस्ट लाइकली यही होती है ना कि क्या कह सकते हैं, क्या हो सकती है जॉब, लोगों से मिलना, कॉन्टेक्ट गैदर करना, बेसिकली कि कॉन्टेक्स्ट क्या चीज़ क्या। जब तक एआई को उस चीज़ का नहीं पता है कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है, जब तक उसका बंदा बताते हैं क्या ही डिसीजन ले सकता है। बट आई डाइग्रेस, आई डोंट नो इनफ ऑन दिस टॉपिक। ये बस वैसे ही रैंडम जिबल समझ लो। थोड़ा मुझे लग रहा है कि इस तरह के इस ट्रीटमेंट। सही। नहीं, आई थिंक जो तुम वो पेपर की बात कर रहे थे ना वो है आपके एलएलएम स्केलिंग लॉज का पेपर है। जो बेसिकली आपको दिखा रहा है कि फॉर ईच मॉडल अगर आप उसके लॉगरिदम की परफॉर्मेंस निकालो तो वो मतलब कि एक इनवर्स आपका एक एल बनता है बेसिकली शेप। इट नेवर इज़ मतलब लीनियर। तो आपकी परफॉर्मेंस के डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ रहे हैं जितना आप उसमें पैरामीटर्स आप बढ़ा रहे हो। ये आई थिंक सो पेपर था विच यू आर रेफरिंग टू। बाकी यार हाँ, ये सही हो गया। आई डोंट नो व्हाट इज़ द फ्यूचर। कंप्यूट अभी तो स्टारगेट जो है ओपन एआई का वो तो अभी बन रहा है, ठीक है। फिर आपका एक्स एआई का
Colossus है, which is basically a super computer on 50,000 H100s, अगर if I'm not mistaken, NVIDIA के, ठीक है। गूगल के अपना TPUs हैं which they have designed, तो उनका एक इन इफेक्ट NVIDIA से जो डिपेंडेंस है वो थोड़ी ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई है इस एतबार से। लेकिन हाँ, डाइग्रेस। बाकी यार, बस मैंने तेरे से क्वेश्चन पूछना था। ये आई थिंक सो मैंने लास्ट भी पूछा था सदीम से। व्हाट डू यू थिंक, अब जो तुमने एक साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तुमने लगाया है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट सेपरेट्स ए गुड इंजीनियर फ्रॉम अ ग्रेट इंजीनियर? और एआई के दौर में मतलब कि हमें एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे अडेप्ट करना चाहिए इन ऑर्डर टू सॉर्ट ऑफ, मतलब अपने आप को भी, अपना करियर को जितना हम फ्यूचर प्रूफ बना सकते हैं वो हम बनाएं, और स्किल्स हम ज़्यादा हम सीखें इन ऑर्डर फॉर अस टू ग्रो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। टू बी फेयर, दोनों क्वेश्चन में ना मेरे पास तो खास आइडिया नहीं है। ग्रेट इंजीनियर, अब प्रॉब्लम ये है, मैं अभी तक ना, अगर मैंने अगर ऐसी कोई चीज दिखी कि मैं कोई यार इससे बड़ा कोई कमाल का काम किया, इसने बड़ा कमाल का कोड लिखा है, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो जिन लोगों को मैंने सबसे ज्यादा, जिनको मैं सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया ना, रिस्पेक्ट किया है, सिर्फ उन लोगों को दिया है। मैं इस पर्सपेक्टिव से नहीं मैंने उनको अच्छा समझा कि उन्होंने कोई बहुत अच्छा कोड लिखा है, उन्हें मसला हल कर दिया whatever। मैं इनको इस पर्सपेक्टिव से देखा है कि यार जब वो कोलैबोरेट करते हैं अपने बाकी लोगों के साथ, एटलीस्ट जो कोलैबोरेटिव एस्पेक्ट होता है, वो हमेशा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर आप जूनियर हो तो आपको एज अ जूनियर ही ट्रीट करेंगे, आपको ब्लेम गेम नहीं करेंगे, यानी एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन कि अच्छा ये आपने काम करना है, ये मैं करूंगा, अगर ये इशू हुआ तो हम ये करेंगे, हम साथ देखेंगे अपने वक्त। एक पर्सनल स्किल लेवल पे मैंने देखा कि यार ऐसे इंजीनियर्स जो है ना, ये मुझे अच्छे लगते हैं, तो इनसे मुझे काम करना अच्छा लगता है, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। जो मेरे साथ एटलीस्ट जो कोलैबोरेशन के दौरान ना ओवरऑल अच्छे होते हैं, कोलैबोरेट अच्छा करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ये सब कुछ करते हैं। जहाँ तक टेक्निकल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व है, मैंने अभी तक ऐसा कोई इंजीनियर देखा जो मैं देख के कहूँ यार इससे बड़ा कोई कमाल का कोड लेके आया, इसने बड़ा कोई इनोवेटिव सोल्यूशन लेके आया, ऐसी कोई चीज़ मैंने अभी तक नहीं देखी। देन जो वो सवाल है कि आपने एआई के सो कॉल्ड थ्रेड को किस तरह मिटिगेट करें, मैं यही कहूँगा कि अगर कोई बंदा नया डेवलपर है ना, वो बस सीख रहा है चीज़ों को, मैं उसको यही कहूँगा यार पहले तो वही बेसिक चीज़ है जो बाकी हम सब ने एक ही रूट लिए, वो यही है, अपने हाथ से कोड लिखो, ठीक है। और अपने हाथ जिस फील्ड में भी जाना है, बेशक ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में जाना है, बेशक डेवऑप्स में जाना है, चाहे आपने गेम डेव में जाना है, चाहे आपने एआई में से जाना है, साइबर सेक में जाना है, मतलब अगर जो भी काम आपको भी एआई ऑटोमेट करके दे रही है ना, आप वो काम अपने हाथ से ना एटलीस्ट एआई के साथ जॉब में, तो आपने ऑब्वियसली एआई यूज करनी है, आपको एआई यूज करनी आनी चाहिए, ठीक है, आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करें तो अपना ही नुकसान कर रहे हो, बाकी का नुकसान कर रहे हो। लेकिन वैसे ट्रेनिंग के तौर पे आपको अपने हाथ से काम करना चाहिए। अगर आप अपने हाथ से कोड नहीं लिखते ना, तो आपके अंदर, जिस तरह अगर लेट्स से कि मैं ये भी नहीं कहता कोड लिखो बैठ के, ठीक है, ये प्रॉपर वेब डेव का कोड लिखो का कोड लिखो, मैं कहता हूँ कि यार लीड कोड कर लो, लीड कोड कर लो, इस तरह के प्रोग्रामिंग के मसले हल करना शुरू करो तो इंटरेस्ट करते हैं, ताकि एटलीस्ट जो फंडामेंटल जो होता है ना, एक सिस्टम को समझने का, किसी के कोड देखो, बेशक आप कोड लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ, कोड लिखना नहीं पड़ता, लेकिन कोड आपको पढ़ना पड़ता है। अब ये मैंने अभी तक ये किसी को नहीं देखा कोड बन जाए वो बंदा पढ़े ना। जो बंदा कोड पढ़ता नहीं है ना, वो इंजीनियर नहीं है, वो कोड कभी पढ़ना पड़ता है, ये कोई बंदा जो कोड नहीं पढ़ता। आपको कम से कम कोड पढ़ना आना चाहिए, और आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि यार ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, सिर्फ कोड लेवल पे नहीं, एक सिस्टम लेवल के ऊपर भी। कि अगर आपको कोई कमांड आ गई है, ठीक है, अब एआई आपको कमांड भी देता है कि यार आप ये एग्जीक्यूट कर दो, कमांड लाइन में ये वो कर दो। अगर आपको एक चीज पता ही नहीं, आपके सामने लिखा था RM-RF स्टार, आप पकड़े को चलो ठीक है यही कैसे ही होगा, अब उसको रन कर दो, आपकी पूरी की पूरी डायरेक्टरी डिलीट हो जाए। तो ये उसी बंदे के साथ होगा जो बंदा, जिसको कोई फंडामेंटल्स अपने नहीं आते। तो मैं ही कहूँगा यार अपने फंडामेंटल्स जो है ना, वो अभी खुद ही करो, अपना ब्रेन जो है ना, अपनी थिंकिंग को ऑटोमेट मत करो। अगर वो काम कर दोगे ना, फिर जॉब, एक तो जॉब अगर मिल भी जाएगी ना, जॉब में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। That's pretty much it. सही सही, हाँ, गुड एडवाइस।
आई वुड से द सेम, क्योंकि अगर आप मतलब वही बात आ गई कि आप अपना ब्रेन ऑफलोड कर दोगे, आउटसोर्स कर दोगे, तो फिर मतलब व्हाट आर यू डूइंग ना, आप बस आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर बेसिकली आप बन के ना, विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड, ऐसा ही है। खुद ही देख लो कहाँ है प्रॉम्प्ट हम्म। इंजीनियर की जॉब्स। कभी देख, एक जमाने प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी आए थे, अब सारे खत्म हो गए, किधर गए? बिकॉज वो जॉब एग्जिस्ट ही नहीं करती प्रॉम्प्ट इंजीनियर की। आपको कोड हम्म। आपको पढ़ना पड़ आप बेशक अगर आप कोड की मत पढ़ो ना, ठीक है, आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि वो हो क्या रहा है। अगर आपको यही पता हो क्या रहा है, तब क्या करोगे? और आपको हो क्या रहा है तभी पता चलता है जब आप कोड पढ़ते हो। ये एक हार्ड फैक्ट है, वो ये कभी भी चेंज नहीं होने लगा, चाहे 1000 साल गुजर गए। ये कोई मशीन लैंग्वेज नहीं है कि आप उसको छोड़ दो, अच्छा यार जो हो रहा सो होगा। अगर मशीन कोड होता ना, फिर इट बड़ा इट सेंस अच्छा है यार, ये कि यार ये मशीन कोड सा ऐसा कर दो। नहीं भाई, ये नेचुरल लैंग्वेज है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। शायद मे भी कुछ हम्म। कुछ चीजें होती हैं, लेट्स से कि या तो हम उस पॉइंट पे आ जाए ना कि जो भी कोड होता है इसका एक ट्रांसपाइलर होता है, जो कि टाइपस्क्रिप्ट का कोड पकड़ के आपका जावास्क्रिप्ट में कर देता है, या आपका जावास्क्रिप्ट का कोड होता है वो एक स्टैंडर्ड में होता है दूसरे स्टैंडर्ड में कर देता है। अगर हम उस कैपेबिलिटी को रीच कर जाते हैं, जो कि हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कोड लिखना इज नॉट लाइक कंपाइलिंग या ट्रांसपाइलिंग, ठीक है। या तो हम उस किस्म के आप स्टेज पे पहुंच जाते हैं, फिर ठीक है, लेकिन एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 years, जब तक ये जो हमारी करंट हार्ड लिमिट्स है एआई के ऊपर, तब जब तक वो ओवरकम नहीं करते तब तक आपको कोड पढ़ना पड़ेगा। एंड कोड कोड पढ़ना, सिस्टम को देखना पड़ेगा। एंड जब तक आप वो नहीं कर सकते, भाई आप जॉब में आके फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से। हम्म। सही सही सही। हाँ ऐसा ही है ब्रो। हाँ, तो हाँ यार, आई थिंक यही है ऑल द क्वेश्चंस दैट आई हैड। अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। हाँ यार, आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द दानी जे पॉडकास्ट। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।